जी हेलो 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 जी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। मिथिला अपने किन चीज़ों के लिए मशहूर है? मखानों के लिए, अपनी कल्चर के लिए, अपनी खातिरदारी के लिए। जी हाँ, एक और भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए मिथिला काफ़ी फेमस है और वो है मिथिला आर्ट। और वही देखने आज हम लोग जा रहे हैं मधुबनी स्टेशन के सामने से। ऑटो लेंगे और पहुँचेंगे रांटी। मधुबनी रेलवे स्टेशन से 20 रुपये की ऑटो लेकर हम लोग पहुंच चुके हैं रांटी चौक। रांटी बेसिकली एक गांव है जहां पर बहुत ही बड़े स्केल पर मिथिला आर्ट का काम किया जाता है। इंस्टाग्राम पे मैंने एक आर्टिस्ट से बात किया था तो उन्होंने कहा था कि आप वहां पर आ जाना, मैं आपको मिथिला आर्ट दिखलाऊंगा। तो चलिए उन्हीं का वेट करते हैं और उनके आने पर चलते हैं उनके घर। तो जी हम लोग पहुँच चुके हैं रांटी विलेज एंड मीट अविनाशगंज। दरअसल जब मैं प्लान कर रहा था मधुबनी आने के लिए और मिथिला आर्ट देखने के लिए, तब मैं इंस्टाग्राम पर थोड़ा रिसर्च कर रहा था और तभी मुझे इंस्टाग्राम पर मिले अविनाशगंज जी। और इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं रांटी जाऊंगा तो आप अपना आर्ट दिखला दीजिएगा और भी जो कुछ दिखने वाला अगर होगा तो आप आसपास के जगहों पर दिखला दीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि वेलकम है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं संतोष दास जी के यहाँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं संतोष दासी के यहाँ। बीते कल मैं पहुंचा मधुबनी एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, चाहे वो स्टेशन हो, टावर हो या फिर दीवारें, हर जगह मुझे मिथिला पेंटिंग्स देखने को मिली। ऐसा हो भी क्यों ना, मिथिला अपने आर्ट को लेकर पूरे देश में मशहूर है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों ने इसे आज अपने व्यापार का स्रोत भी बना लिया है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ संतोष कुमार दास जी से। संतोष जी इज इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट। मिथिला आर्ट को लेकर इनका कंट्रीब्यूशन भी काफी बड़ा है। ट्रेडिशनल मिथिला स्टाइल से आगे बढ़कर इन्होंने मिथिला आर्ट को काफी इनोवेशन भी दिया है। चलिए मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम शांतनु दास है और मैं भी मिथिला चित्रकला का एक चित्रकार हूँ। और मेरे साथ हैं संतोष कुमार दास जी, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित और वरिष्ठ कलाकार हैं। और इनकी कला यात्रा जो है, इसके बारे में जितना कह पाऊँ उतना कम होगा, और अगर जितना कहूँगा वो भी एनफ नहीं होगा। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जो कला यात्रा रही है वो बहुत जगह से, बहुत बिंदुओं से घूम घाम करके शुरू हुई मिथिला से, फिर मॉडर्न आर्ट में गई, फिर मॉडर्न आर्ट मॉडर्न स्कूल में इन्होंने ललित कला सीखा, फिर वहां से लौट करके फिर से पुनः ये मधुबनी चित्रकला की तरफ आए, जो कि एक अपने में ही एक अलग कहानी है। नहीं तो क्या है कि हो सकता था तो ये फाइन आर्ट्स करते ही रह जाते, लेकिन यहाँ आए और फिर से नए सिरे से यहाँ अपने परंपरा की जड़ों को टटोल करके अपने टेक्निक को फिर से इन्होंने जो है सो निखारा, देखा, और एक लंबे कला साधना के बाद एक अपने नए तरीके, नए शैली और एक नए अभिव्यक्ति की तरफ आए। और इन्होंने मिथिला चित्रकला को एक बहुत ही अनुपम योगदान दिया, क्योंकि इनकी एक बहुत इनकी जिंदगी, कला यात्रा का एक बड़ा हिस्सा कला शिक्षक के रूप में भी रहा है। मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट, जो कि अभी तो बंद हो चुका, लेकिन 18 साल चला था और शुरुआत इसकी 2003 में ईस्वी में हुई थी, जिसको एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन के, जो कि एक अमेरिका की संस्थान है, अभी भी है, उसके डेविड जैंटन और उनकी टीम ने उसे एस्टैब्लिश किया था, मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट। ये इसलिए एस्टैब्लिश किया था कि यहाँ एक ऐसा उन्हें एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा संस्थान प्रदान करना था जो कि ये कला, जो कि नॉर्मली तो लोग कहते हैं घरेलू कला है, घर में सीखी जाती है, आपकी दादी, आपकी माँ सिखाती है, लेकिन नए परिवेश में जहाँ चीजें इतनी बदल रही है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, लोग स्कूल कॉलेज जाने लगे, तो इतने बदले हुए परिवेश में इस कला को संस्थागत रूप से कैसे सिखाया जाए, तो उन्होंने ये इंस्टीट्यूट मधुबनी में, ठीक मधुबनी शहर के ठीक हार्ट में बनाया, जिसका नाम मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट था। और उसके ये पहले टीचर डायरेक्टर थे। तो उन्होंने डेली बेसिस पर 5 साल तक एक बहुत ही सफल जो है सो प्रयोग किया शिक्षा, मिथिला पेंटिंग को स्कूल के तहत शिक्षा देने का, जबकि उस टाइम में और अभी भी क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स की बहुत कमी है। मिथिला चित्रकला में मूलतः 2 शैलियां हैं। एक लाइन शैली, जिसे कचनी शैली भी कहते हैं, दूसरी भरनी शैली, जिसमें रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो संतोष जी की जो कला है वो बेसिकली लाइन शैली में ही आती है। और ये मैं बता दूं कि लाइन शैली जो है थोड़ी सी विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि क्या है कि लाइन शैली को समझने के लिए, लाइन शैली को एप्रिसिएट करने के लिए आपको समय चाहिए। इसको बनाने में भी समय लगता है और समझने में भी समय लगता है। तो इस वजह से क्या है कि लोग कम कर रहे हैं। और आज से अगर आप 30-40 साल पहले जब इसका प्रादुर्भाव हुआ था, मतलब बाहर के लोगों के लिए, यानी
सही में कला के तौर पर। इससे पहले तो ये एक घरेलू काम था जो कि आपके घर के पूजा अनुष्ठानों में रह जाता था, सिमट जाता था, जैसे शादियों में होकर के रहा, लोग आए देखें, लेकिन कला के रूप में नहीं था। लेकिन जब कला के तौर पे बाहर आया तो ये दो शैलियां जो है सो चिन्हित की गई। और जो लाइन शैली है ना, उसको करने के लिए आपको ये एक पूजा है, ये एक साधना है, ठीक है। आपको लाइन शैली करने के लिए आपको अपने सांस को पकड़ना होगा। तो आप इनकी पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि चीजें जो चलती रहती हैं वो अनवरत चलती रहती हैं, उसका टेम्पो नहीं बदलता, उसकी गति नहीं बदलती, वो ऐसे लाइन ऐसे चलता है जैसे लाइन अपने आप को देख रहा हो, वैसे वो मूर्त रूप में देख रहा हो कि हम कैसे चल रहे हैं। ये यहां हम चले तो ये बाल हो गया, यहां हम आए तो बाह बन गया, यहां गए तो ये भेड़ बन गया। तो इनकी जो सबसे अनूठी बात है वो है ड्राइंग। तो मैं ये कहूंगा कि इनकी पेंटिंग्स को आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि हर चीज दूसरे को पैदा करता है। जैसे बिंदु से लकीर बना, लकीर से पेड़ बना, पेड़ से घर बना, घर से आदमी बना। तो क्या आप देखेंगे कि एक अन्योन्याश्रय संबंध है, एक चीजें सबको लाती जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा आर्ट जो आपको बोले कि तुम हमको देखो, रुको, हम तभी मिले आपको, और देखने के लिए जो मजबूर करे, आर्ट वो भी एक काम करता है, कला भी एक काम करता है। कोई पेंटिंग आप खुद ही, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कहीं चले जाइए रेलवे स्टेशन पे या प्रदर्शनियों में, तो कोई ऐसी कलाकृति है जहां आप ठहरते हैं, करेक्ट, और ऐसी भी कलाकृति है जहां आप नहीं ठहरते हैं, ये भी होता है, आप पास करके चले जाते हैं। तो इनकी पेंटिंग्स में एक चीज तो है कि आपको वो देखने के लिए मजबूर करेगा। तो सर जैसे हम इस आर्ट को अगर देखना चाहें, समझना चाहें, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे सर? ये है कि अभी मैं 2023 से मेरे सीरीज का भी विषय मैं खुद हूँ। अच्छा। अक्सर मेरी जो चित्र होते हैं वो सीरीज में आते हैं, कृष्णा सीरीज, बुद्धा सीरीज, काली सीरीज, तंत्रा सीरीज, मॉनसून सीरीज, फिशरमैन सीरीज, रोमांस सीरीज। नाउ दिस इज द आर्टिस्ट सीरीज, द सेल्फ पोर्ट्रेट सीरीज। तो ये जो सेल्फ पोर्ट्रेट 2023 से चल रहा है उसका विषय मैं खुद हूँ। आई एम द सब्जेक्ट माई सेल्फ, तो वही हूँ, उसी पे चल रहा है। तो इसके लिए तो अभी आपको शांत ने बहुत बताया है कि मैं किस तरह से, मेरे लिए आर्ट क्या मतलब रखता है, या आर्ट क्या है मेरी लाइफ में, किस तरह से इसने मुझे एक संजीदगी दिया, या देखने का, समझने का जो एक अंदाज मिला वो कला के जरिए मिला। तो वही है। और मैं ये कहूँगा कि आर्ट में दो कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप फोक आर्ट को चूज करते हैं पेंट करने के लिए, या करियर के लिए, या लाइफ के लिए। तो ओरिएंटेशन एंड टेम्परामेंट, तो आपको सबसे पहले डीपली इन दोनों को जानना पड़ेगा। और अगर इन दोनों का बढ़िया से जान जाते हैं तब आप जो भी बनाएंगे वो बहुत आपको खुशी देगा, और आपको बहुत यूनिक लगेगा कि ये बनता है। जो प्रोसेस सबसे कीमती हो जाता है, आपको भी नहीं पता होता है, मुझे खुद नहीं पता होता जब मैं शुरू करता हूँ, लेकिन जब आउटकम देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है अरे हर एक बार कुछ न कुछ नया एंड यूनिक बनता जा रहा है। तो मेरे लिए दिस इज व्हाट आर्ट इज, और आर्ट मीन्स टू मी। अपार्ट फ्रॉम हिज आर्टिस्टिक स्किल्स, संतोष जी से मिलकर एक आर्टिस्टिक माइंडसेट का पता चला। हाउ कूल एंड कंपोज्ड ही इज एज अ पर्सन। उनकी बातें सुनकर, थिंकिंग जानकर मुझे भी एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर। तो फैमिली में मैंने आपको दो लोगों से मिलवाया, एक शांतनु जी से मिलवाया और संतोष जी से मिलवाया। अब मैं आपको तीसरे मेंबर से मिलवा रहा हूँ, महालक्ष्मी जी से। नमस्ते। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा मिथिला पेंटिंग करती हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कब से मिथिला पेंटिंग करना स्टार्ट किया? मिथिला पेंटिंग तो मैंने, जैसे बच्चे अल्फ़ाबेट सीखते हैं, मैंने उस तरह से सीखा है एकदम बचपन से ही। क्योंकि मेरे घर के बगल में एक कलाकार थी, बहुत ही जेन्युइन ओरिजिनल आर्टिस्ट थी वो। तो उनको देख देख कर मैंने ये पेंटिंग सीखा है, मतलब इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से मिला है। फिर अविनाश जो है, उनकी बुआ बनाती थी तो मैं उनके पास जाके कुछ कुछ सीखती थी। फिर लकीली मेरे गुरु, जो मुझे ज़्यादा तलाशना नहीं पड़ा, गुरु मेरे गाँव में ही मुझे मिल गया। तो फिर इनके पास आके मैंने सीखना शुरू किया। 2013 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से स्कॉलरशिप मिला, तो उसके तहत मैंने 24 पेंटिंग्स बनाई है रामायण पर, जो अभी आपने देखा। उसके बाद 2017 में भूटान जाने का एक बार मौका मिला आर्ट कैंप के थ्रू।
19 में न्यू मैक्सिको गई थी सांता फे इंटरनेशनल फोक आर्ट मार्केट के लिए, जहाँ मुझे अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करना था। और फिर मुझे इस बार चांस मिला है 2025 में जाने का। मैं जुलाई में जा रही हूँ, देखती हूँ कुछ अच्छा उन लोग को अपने कल्चर के बारे में, अपने हेरिटेज के बारे में, और मैं कैसे एक्सप्रेस मेरा जो ये लैंग्वेज है मैथिली, जो मिथिला पेंटिंग के थ्रू मैं दिखाती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि वुमेन क्या करती है, एक मदर क्या करती है, कितनी जिम्मेवारियाँ रहती है, हमेशा वो टाइट रूप पे चलती रहती है, काम से घर से सब कुछ उनको मैनेज करना होता है, तो वो कैसे करती है, मैं इस स्ट्रगल को दिखाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने भी देखा, आप लोगों को भी मैंने इनका काम दिखलाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे पसंद आने वाली चीज़ ही है, क्योंकि बहुत ही डिटेल और बहुत ही शानदार यहाँ पर काम किया गया है। चलिए, विश करते हैं कि आपका काम और भी आगे बढ़े। और अभी आप लोगों को जाना है, यूएस जाना है ना? हाँ, तो उसमें भी और भी सक्सेस मिले आपको। धन्यवाद। संतोष जी और उनकी फैमिली से तो हम लोगों ने मुलाकात कर ही ली। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो अभी हम लोग आए हुए हैं अविनाश करण जी के स्टूडियो में। रांटी विलेज में ही इन्होंने अपना एक स्टूडियो खोल रखा है, एंड यहाँ पर कुछ बहुत ही खूबसूरत से पेंटिंग का काम चल रहा है। चलिए पहले पेंटिंग को समझते हैं। ये किस चीज़ का पेंटिंग बन रहा है भैया? ये रामायण का जो मिथिला पार्ट है, हाँ। जैसे सीता जी का जन्म हुआ था, फिर उसके बाद उनका बर्थ सेरेमनी किया गया, फिर वो हुआ, धनुष तोड़ा गया, फिर जयमाला हुआ। इससे जितना भी पार्ट है ना मिथिला का, और उसके बाद इधर जो एक्सटेंड हो रहा है कैनवस, तो वो शादी वगैरह का जो माहौल है या सेलिब्रेशन है वो इस तरफ आ गया। तो अभी धीरे धीरे ये प्रोग्रेस हो रहा है। ये तो आई थिंक बहुत बड़ा कैनवास है, मतलब ये 9 फीट बाय 8 फीट है। अच्छा, तो ये डिमांड पे आप कर रहे हो या फिर ऐसे आप लोग बनाते ही हो? कमीशन वर्क। अच्छा, लाइक प्रोजेक्ट मिलता होगा ना कहीं से? किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हाँ, जी। और इसकी खास बात ये है कि ये मोस्ट ऑफ द वर्क जो स्केच हम स्वाति स्नेहा ने किया है, और मैंने भी इसमें कुछ काम किया, और बाकी का जो पार्ट है कलरिंग और डिटेलिंग ये समीमा और रहमती करती हैं। समीमा रहमती हमारी बहुत ही पुरानी कलाकार हैं, यहाँ पे स्टूडियो से ही जुड़ी हैं, यहीं पे सीखी हैं। और आर्टरीच इंडिया का जो वो होता था, हमारा ग्रांट का चलता था कम्युनिटी आर्ट प्रोजेक्ट, उसकी ये हिस्सा रही हैं। तो उसी में इन्होंने सीखा, तो हमने कहा चलो अब यहाँ के आके काम भी करो। ये टोटल काम करने में कितना समय लगता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कैनवास है? ये करीब 1 महीना लगा था ना, 1.5 महीने केवल और एक काम में? हाँ, और उसमें थोड़ा सा और अभी बाकी है, तो उसमें भी 1 महीने लग गया। वो करीब 2.5 महीने का काम है। 2.5 महीने का सिर्फ एक काम? हाँ, ये क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट बाई 8 फीट है, जो कि पूरे रूम में भी नहीं आता है, तो उसको हमें फोल्ड करके करना पड़ता है। इस्लाम को फॉलो करने वाली लड़कियां पेंटिंग बना रही हैं रामायणा की। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट इट इज। और यही सवाल जब मैंने इन लोगों से पूछा, सीधा आंसर। इसमें क्या है कि मैं एक हिंदू जीसस क्राइस्ट का आइडिया लेकर एक मुस्लिम से काम कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता, सब मिल के करते हैं। यही है ब्यूटी अपने इंडिया की। अविनाश जी के स्टूडियो से निकलकर हम पहुंचे मिथिला चित्रकला संस्थान। मधुबनी से लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सौराठ में स्थित इस संस्थान का निर्माण मिथिला चित्रकला और अन्य फोक आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो जी, अभी हम लोग आए हुए हैं मिथिला चित्रकला संस्थान में, एंड यहाँ पर हमारे साथ एक सर हैं, यहाँ के टीचर हैं। चलिए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम प्रतीक प्रभाकर है। मैं मिथिला चित्रकला संस्थान में कन्या आचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ पे मिथिला चित्र और डिग्री कोर्स का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। मिथिला चित्रकला संस्थान कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा खोला गया एक संस्थान है, जिसमें 2 तरीके का कोर्स कराया जाता है मिथिला पेंटिंग का, जिसमें पहला है सर्टिफिकेट कोर्स इन मिथिला पेंटिंग और दूसरा है डिग्री कोर्स इन मिथिला पेंटिंग। डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, और डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए इंटर पास होना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के तरफ से विद्यार्थियों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जिसमें यहाँ का हॉस्टल, रहने के लिए जो हॉस्टल है और खाना है, मेस का सुविधा, वो बिल्कुल मुफ्त है छात्र छात्राओं के लिए। और डिग्री कोर्स के छात्र छात्राओं को 1500 रुपया प्रति माह स्टाइपन भी दिया जाता है, और सर्टिफिकेट कोर्स के छात्र छात्राओं को 1000 रुपया स्टाइपन दिया जाता है। कॉलेज का कोई फ़ीस नहीं लगता है। यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन और रजिस्ट्रेशन का फ़ीस है वो देना पड़ता है विद्यार्थियों को, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जी।
और जो कोर्सेज होते हैं उनका ड्यूरेशन नॉर्मल रेगुलर कोर्सेज जैसे ही होते हैं या फिर? हाँ, नॉर्मल कोर्स जैसे ही हैं। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है और 3 साल का डिग्री कोर्स है, और हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये 4 साल का डिग्री कोर्स हो जाए यहाँ पे। सर कौन कौन से मतलब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं इन सारी कोर्सेज में? देखिए, मिथिला पेंटिंग का जो 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है उसमें बेसिक मिथिला पेंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मिथिला क्षेत्र का क्या है, संस्कृति क्या है, और पेंटिंग के बेसिक्स को सिखाया जाता है। और डिग्री कोर्स में इसका डिटेल है, जिसमें कि आपको मार्केटिंग भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, फोटोग्राफी भी सिखाई जाती है, ई मार्केटिंग क्या होता है वो सिखाया जाता है। अलग अलग वर्कशॉप सेमिनार के द्वारा बिहार के अलग अलग क्राफ्ट सिखाए जाते हैं। तो ओवरऑल ऐसा एजुकेशन है डिग्री कोर्स में, जो कि बच्चे सेल्फ सस्टेनेबल एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, एक आर्टिस्ट के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एग्जीबिशन कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी देती है कहीं पे टीचिंग का तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ी मिथिला पेंटिंग की बात करें तो जैसे कि मिथिला पेंटिंग को अगर हम समझना चाहें तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? रेगुलर स्केचेस जो होते हैं उनसे ये कैसे अलग होती है? देखिए, मिथिला पेंटिंग जो है मिथिला क्षेत्र की लोक चित्रकला है, और किसी भी क्षेत्र की जो लोक की चित्रकला होती है उसकी जो एलिमेंट हैं वो उसके अंदर होते हैं। जैसे मिथिला आपको तालाब से भरा हुआ है, कमल से भरा हुआ है, मछली से भरा हुआ है। यहाँ के आदमी का जो फीचर होता है, नाक बड़े होते हैं, आँखें बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसके पेंटिंग में भी वही ज़्यादातर चीज़ दर्शाया जाता है, जो कि आप अन्य लोक कलाओं से ये इसको भिन्न बनाता है। और यहाँ की जो पर्व त्यौहार है, वहाँ का जो ट्रेडिशनल जितने भी ओकेजन होते हैं उस पे यह पेंटिंग बनाया जाता है, और इस पेंटिंग में यहाँ के एलिमेंट्स होते हैं, यही इसका खासियत है। मिथिला चित्रकला संस्थान में केवल और केवल मिथिला पेंटिंग ही नहीं, उसके अलावा और भी कई सारी फोक चित्रकला होती हैं, उन सभी चीज़ों का भी प्रशिक्षण चलता है। और यहाँ पर मेरे साथ जो हैं सिद्धि जी, वो बताएंगी कौन कौन से वो आर्ट फॉर्म्स हैं जिसका प्रशिक्षण यहाँ पर होता है। यहाँ पे मिथिला चित्रकला संस्थान में मिथिला का जितना भी लोक कला है, बिहार का सारा लोक कला सिखाया जाता है। जैसे टेराकोटा का वर्कशॉप करवाई जाती है, सुजनी कला की करवाई जाती है, सिक्की कला की। सिक्की कला का हम लोग का 7 दिवसीय वर्कशॉप करवाया गया था यहाँ पे। ये उसी में हम लोग सीखे हैं मिथिला चित्रकला संस्थान में। ऐसे हम पहले से भी बनाते थे सिक्की क्राफ्ट। सिक्की क्राफ्ट जो है हमारी पारंपरिक हस्तकला है, जो हमारी बेटी सबकी गाँव घर में विवाह होती थी, उसके जो ससुराल में कुछ सामान भेजे जाते थे, उसमें भी मौनी डलिया सब बींद के डाला जाता था। हम लोग के पारंपरिक जो हस्तकला जो घरेलू उपयोग में होता था उसमें भी बनाई जाती थी। अब के समय में इसके सजावटी मॉडर्न तरीके से हम बनाने लगे हैं, जैसे पोर्ट्रेट ड्रॉ हुआ या कुछ सजावटी चीज़ सब, जैसे मिथिला पेंटिंग में थीम बनता है वैसे हम लोग भी सिक्की क्राफ्ट से भी बनाते हैं, अलग अलग चीज़ का फ़ोटो बनाते हैं। इसमें जो कचनी और फेस जो बना है वो पेस्टिंग का, सिक्की का पेस्ट करके बनाया है, और जो कचनी बना है वो सिक्की को मिही चीर के उसके बाद बनाते हैं। ये किस चीज़ की पेंटिंग बनाई गई है? ये डोली का हार है, जो हमारे मिथिलांचल में पौराणिक समय में गाड़ी वाड़ी नहीं था, तो 2 खास समुदाय का लोग होता है जो दुल्हन को ले जाए जाते थे। अच्छा, कहार समुदाय है ना ये? हाँ, ये पूरे बिहार में होता है। ये किस चीज़ की पेंटिंग है? ये पनमा अर्पण है, जो हमारे मिथिलांचल में भाई दूज जो होता है ना उसमें बनाए जाते हैं। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक माना जाता है भरदुतिया अर्पण में, जो पान के आकार के उसमें बनाते हैं। ये पेंटिंग अर्धनारेश्वर है, जो हमारे मिथिलांचल का जो मिथिला पेंटिंग के तरीका से बनाया गया। ये नेचुरल कलर से बनाया गया है सारा। ये जो रेड कलर है सिंदूर से बनाया गया है, पीला जो दिख रहा है हल्दी के रंग से बनाया गया, और काला है काजल और उसमें गोबर मिला के बनाते हैं। ये जो सतह तैयार हुआ है वो मिट्टी और गोबर का लेप से तैयार हुआ है। तो ये जो नेचुरल कलर से बनाई गई पेंटिंग्स ड्यूरेबल होती हैं? हाँ, होती है। ये फेड नहीं होता? नहीं, जल्दी नहीं होता फिर। बिहार में कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। लोग ऑफन सोचते हैं कि भोजपुरी ही पूरे बिहार में बोली जाती है, बट ऐसा नहीं है। बिहार में 5 से 6 डिफरेंट लैंग्वेजेज है, और इसी में जो मिथिला क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ तो इस जगह का लैंग्वेज है मैथिली लैंग्वेज, जो कि अभी सिद्धि जी हम लोग को थोड़ा बहुत सिखलाने वाली हैं। तो सर हम लोग कैसे बोलेंगे कि मैं मिथिला क्षेत्र में हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? हाँ, हम अखन मिथिला में छी। हम अखन मिथिला में छी। हाँ, अच्छा। ऐसे एना बाजल जाइ छै। अगर अहाँके तो एलिए, अहाँके हम पूछब कि एतऽ नीक लागल, हाँ। तो आप बोलोगे हाँ अच्छा लगा, या आपको जैसे यहाँ आके अच्छा लगा, यहाँ आके आपको अच्छा लगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं ना? यहाँ आके नीक लगल, करेक्ट? हमरा नीक लागल से के। और हमरा नीक लगल छे। और आपका नाम क्या है, इसको कैसे बोलेंगे? हमर नाम सिद्धि भेल। सिद्धि भेल। हमार नाम अभिषेक भेल। और
हम लोग यहाँ पर हैं मिथिला चित्रकला संस्थान में, इसको कैसे बोलेंगे? हम अखन छी मिथिला चित्रकला संस्थान में। वाह, बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है, मतलब बहुत ही मीठा लैंग्वेज है मैथिली। बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मिथिला में बोला जाता है कि अगर आपको गाली भी देते हैं ना तो अच्छा लगता है मैथिली में। अगर आपको कोई मजाक भी बना रहा है तो हम लोग ऐसे बड़ सुंदर लग रहा छी यहाँ तक। सही में है तो बहुत ही प्यारा लैंग्वेज। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि मिथिला जो है वो माता सीता का जन्मभूमि रहा है और उन्होंने अपने शादी के पहले का पूरा लाइफ इसी क्षेत्र में गुजारा है, इसलिए यहाँ पर जब बारात आता है भगवान श्री राम का तो उन्हें गालियाँ भी दी जाती हैं। सच्चाई बात है ना? हाँ, गाली बहुत सारी गाली दे दी कि ऐसे मजाक भी करते हैं हम लोग तो बहुत मीठा लगता है। जो पाहुन आता है तो पाहुन को बोला जाता है गाली से ही स्वागत किया जाता है। अब बाकी आप दूसरे जगह पे इंडिया में अगर जाओगे और भगवान श्री राम को गाली दोगे तो वहाँ मार हो जाएगा लेकिन यहाँ पर प्यार से, और इनफैक्ट केवल मिथिला ही नहीं, पूरे बिहार में जो दूल्हा आता है उसको गाली दिया ही जाता है, बट यहाँ पर भगवान श्री राम को भी नहीं बख्शा जाता। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर टेराकोटा का भी काम होता है और इसकी ट्रेनिंग भी होती है। यहाँ पर आप देखते हो ढेर सारे लोग यहाँ पर मूर्तियाँ बना रहे हैं। देखिए, यही है वो ट्रेडिशनल सिक्की आर्ट जिससे यहाँ पर मैम कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बना रही हैं। चलिए मैम से इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? सुधीरा देवी। तो ये आप क्या कर रही हैं, ये कौन सा आर्ट है? ये सिक्की आर्ट है, मिथिला का धरोहर है सिक्की कला। अच्छा। इस कला से हमको स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है सिक्की कला से। यहाँ सौराठ में 7 दिन का वर्कशॉप है, इसमें हम बैठ के यहाँ सामान बनाते हैं और डिस्प्ले भी किए हैं सामान। तो अभी आप ये क्या बना रही हैं मैम? ये गणेश मुख बना रहे हैं। अच्छा, तो गणेश सिर्फ मुख होगा या फिर और भी कुछ उसमें आगे? नहीं, ये गणेश मुख बनाएंगे, एक मुख है। और ये सारी हैंडीक्राफ्ट आप ही ने बनाया है? हाँ, ये हमारे सब घर में परिवार करते हैं, सब हम खुद भी बनाते हैं सब। और मैम सेल होता है इसका? बहुत ज़्यादा सेल होता है। कहाँ पर आप सेल करती हैं इन सारी आइटम्स को? अपना ऑल इंडिया में तो पूरा देश में करते हैं, जैसे गांधी मैदान हो गया, सूरज कुंड हो गया, बम्बई, दिल्ली, पटना। इस कला से हम फ्रांस भी गए हैं, जर्मनी भी गए हैं, ये कला लेके तो भारत सरकार लेके भेजे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने ट्रेडिशनल आर्ट्स को रिकॉग्निशन मिलता है और उसको प्रमोशन भी मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों को देख करके। मीट दुलारी देवी जी, सी इज अ पद्मश्री अवार्डी फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन मिथिला पेंटिंग्स। इनकी मिथिला पेंटिंग की जर्नी खुद में ही एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है। रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2025 बजट के दौरान इनके द्वारा ही डिजाइन साड़ी पहनकर इंडियन बजट पेश किया था। हम पद्मश्री दुलारी देवी से हमारे घर राटिए, हम सब मछुआरा परिवार से छियै। एखन जे बनि रहल छै मिथिला के कला, मिथिला के धरोहर, जे अलग अलग शैली में सब कलाकार बनबै छै, हम बना रहल छी। हम सब मछुआरा छी तो हमरा सबके जे कमला पूजा होइ छै ताहि पर पेंटिंग बनै छै। एहिठाम पूजा होइ छै, पूजा के बाद फिर मेला लगै छै, लोग सब देखऽ अबै छै, बैलून बेचै छै, मखान बेचै छै। पोखर में से, तालाब में से मखान निकाले छै से मलाहे निकाले छै। पूजा के बाद ई कमलेश्वरी आ कोयला बेचती हमरा सबके कुल देवता, जे कि बाढ़ि पानि अबै छलै तऽ लोग दहा जाइ छलैया तऽ झिलहरि होइ छलै पहिले हुनकर पूजा होइ छै तखन मखाना निकालल छै। मखान के पत्ता छै, अखन काज बाकी छै आ ई निकालि रहल छै तालाब में से। एहि पर गीतो होइ छै, कमलेश्वरी के गीत भेल, लोग पूजा भेल तऽ गीत गेलक। बियाह दान में हमरा सबके कुल देवता वएह छै, कोयला बिना कमलेश्वरी के कहानी छै। कब से आप मैम ये मिथिला आर्ट वाला काम कर रही हैं? हम पहले नहीं करे छलियै, पहले मजदूर के काज करै छलियै। मजदूर का काम? अच्छा, और अब कलाकार भऽ गेलै। तो स्टार्ट आपने कब से किया ये मिथिला आर्ट वाला काम? जिनका एहिठाम काज करै छलियै, पद्मश्री महासुंदरी देवी और कर्पूरी देवी छलखिन हेँ। बहुत पहले के बात छै, जेकि 6 रुपया महीना दै छलखिन हेँ। 6 रुपया सैलरी होइ छै ने। 6 रुपये? बाप रे बाप, तो 6 रुपये क्या ही होता है। बहुत दिन के बात छै, तो उनके सबके देखै छलियै आ खास कऽ कर्पूरी देवी लग 25 साल रहल छियनि, वएह हमरा सिखेने छथि।
कैन यू बिलीव 6 रुपीज पर मंथ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज सी इज अ वेल नोन पद्मश्री अवार्डी आर्टिस्ट। मतलब कला के अंत नहीं रहे छे, पैसा के अंत लोग बिकायल घर में खर्चा केने गेल थोड़े गैन के राखे छे जे आइ एते के बिकेले आइ एते महीना के बिके। 2 साल से नौकरी करे छी, बच्चा सबके सिखबै छी। सरकार हमर सबके बिहार सरकार बहुत नीक काज केलखिन है जे मिथिला चित्रकला खोल देलखिन है। ओहिमे हमसब 6टा टीचर छी, 3टा पद्मश्री, 3टा स्टेट अवार्डी। तो जी लेट्स मीट अविनाश कर्ण। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज इनके बिना ये वीडियो पॉसिबल था ही नहीं। तो सबसे पहले अविनाश जी आप मुझे ये बताइए कि आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि आपने ये मिथिला पेंटिंग को एज अ फ्यूचर पैसन परस्यू करना है, और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रही? देखिए मैं तो बचपन से करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में ये आर्ट होता रहा है हमेशा से। तो उसके बाद फिर मैं जब बड़ा हुआ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हुई स्कल्पचर से, मूर्ति कला से। और उसके बाद मैं फिर वापस अपने मिथिला पेंटिंग में आ गया, क्योंकि मुझे अपने ही जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनको आगे बढ़ाना था। और लोग उस टाइम बहुत रिपीटिशन कर रहे थे, ट्रेडिशनल चीज़ें बार बार बना रहे थे, तो उसका जो वैल्यू है वो थोड़ा कम होते जा रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो उस संदर्भ में मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए सब्जेक्ट के साथ, मीडियम के साथ, और नई नई चीज़ों को लिविंग विद इन बाउंड्रीज़, कि मिथिला आर्ट की बाउंड्रीज़ के बाहर न चला जाए। अब हम लोग आपके थोड़े पर्सनल जो आपके जो काम है उनके बारे में बात करते हैं। तो आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि आपका जो पर्सनल काम है वो कैसे डिफरेंट है, मतलब आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि काम वैरी करता है, तो आपका कैसे डिफरेंट है बाकियों से? आपने सही कहा, हर आर्टिस्ट का अपना काम होता है, अपना डिफरेंस होता ही है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो फीलिंग्स है, इमोशंस है चीज़ों को लेकर, वो आर्टिस्ट में बरकरार रहनी चाहिए और वही रिफ्लेक्ट करता है उनके आर्ट में। तो मैं अगर जैसे कि कृष्ण भगवान बनाया है तो ट्रेडिशनल थीम, लेकिन मैं जब बनाऊंगा तो उस कृष्ण उनको कदम के सबसे ऊपर डाली पे बैठा दूंगा। और यशोदा मैया अगर रो रही होंगी तो उनके आँख से आंसू आ रहा होगा, बहुत ही मार्मिक दृश्य होगा। और नंद बाबा जो होंगे वो कैसे अपने बेटे को नीचे उतारने की कोशिश करेंगे, तो वो मक्खन देंगे हाथ से कि लो बेटा मक्खन खा लो। तो मैं वो पूरे सीन को विजुअलाइज करता हूँ, फील करता हूँ, एक बाप के तौर पे, एक माँ के तौर पे। और खुद कृष्ण जी जो चंचल हैं वो कैसे रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपने वर्क में, जो कि रिफ्लेक्ट होता है बाद में। बहुत ही खूबसूरत सी विजुअल स्टोरी टेलिंग है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कि मैं सुन रहा था, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी कि रांटी, जितवारपुर, आसपास के गांवों में बहुत सारे बड़े स्केल पर काफ़ी सारे लोग आजकल मिथिला पेंटिंग वाले बिजनेस से जुड़ चुके हैं, और काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स के मिथिला पेंटिंग कर रहे हैं, बैग्स पे कर रहे हैं, जूट बॉक्स बैग्स पे कर रहे हैं, साड़ीज़ वगैरह बना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये बिज़नेस का तो एक अच्छा सोर्स है, बट आर्ट वाइज एज ए आर्टिस्ट आप इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, बिज़नेस के लिए, लाइवलीहुड के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी कला संस्कृति को ताक पे रख के बिज़नेस करने वाली आइडिया को अच्छा नहीं मानता हूँ। हालांकि साड़ी पे करना बुरी बात नहीं है, कपड़े पे करना बुरी बात नहीं है, उनसे पैसे आते हैं, नो डाउट। सबको, हर तरह के कलाकार होते हैं, हर तरह की उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन हम जहाँ देख रहे हैं मिथिला पेंटिंग की जो जन्मस्थली है मिथिला क्षेत्र में, हर जगह सिर्फ साड़ी साड़ी साड़ी, और पेंटिंग, दीवार पे पेंटिंग ख़त्म हो गया, पेपर कैनवास पे करने वाले बहुत कम बचे। और वो सारे आर्टिस्ट जो अच्छा काम कर रहे थे, जो जिनका जगह गैलरी वगैरह में हो सकता था, वो सब आप आजकल साड़ियाँ बना रहे हैं। सरकार से भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि एक कला मास्क बेचकर और साड़ी बिकवाकर अपने आइडिया को बहुत प्रचारित करना ठीक नहीं है। आप ऐसा करिए, अपना जितने मिथिला के आर्टिस्ट हैं उनको गैलरी तक पहुंचाने की कोशिश करिए। उनका सही स्थान गैलरी है, ना कि साड़ी और कपड़ों के स्टॉल पे उनको बैठाना। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। हम अपना रोज़गार हम कुछ भी अपना सकते हैं, कमाई के लिए हम कुछ भी, लेकिन हम अपने कला और संस्कृति को ताक पे रख के हम पैसे नहीं कमाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। एज ए आर्टिस्ट आपका विजन ये हो सकता है, हालांकि उससे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और बिहार का एम्प्लॉयमेंट का स्थिति आप लोग सभी जानते ही हैं। एक कला जिसने लोगों की लाइफ बदल दी हो, एक कला जिसने लोगों की जिंदगियों पर एक अटूट छाप छोड़ा हो, एक कला जिसने बिहार और मिथिला की संस्कृति को एक नई पहचान दी हो, एक कला
जिसने लोगों को रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी हो। एक कला जिसने लोगों को अपनी सोच को चित्रों के सहारे कागज पर उतारने का सहारा दिया हो। और इस कला को आज आगे बढ़ाने में अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो क्रेडिट तो बनता है। कुडोज टू बिहार गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने रांटी विलेज और मिथिला चित्रकला संस्थान एक्सप्लोर कर लिया। ऑल क्रेडिट गोज टू अविनाश भैया। इनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था ये वीडियो बनना, क्योंकि परमिट लेते लेते मैं थक जाता और उसके बाद मिलता कि नहीं मिलता वो भी सर्टेन था ही नहीं। चलिए भैया थैंक्स। अब हम लोग इनको कहते हैं बाय और वापस चलते हैं हम लोग अपने होटल रूम में। तो मिथिला पेंटिंग को अच्छे से देखकर और समझकर मैं वापस आ चुका हूँ मधुबनी जंक्शन पर। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल, थोड़ी देर वहाँ पर आराम करूँगा और इसके साथ ही मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक इंटरनेशनल जर्नी पर। तब तक के लिए बाय।